Hello students, today we are going to start the next chapter, that is the classification of data. Classification of data. Before starting the classification of data, we should know कि what are the datas. Datas क्या होते हैं? आपने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि डाटास के बारे में कि व्हाट आर द डाटास. डाटा मोटे तौर पे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशंस, वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें, कोई कंपैरिजन कर सकें. तो ऑल दोज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दोज फ्रॉम विच वी कैन गेट एनी कंक्लूजन और एनी कंपेरिजन. तो वो सारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो या कोई रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, वो डाटा कहलाता है. हमने पहले पढ़ा था. नाउ द टाइप्स ऑफ डाटा. डाटा कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली डाटाज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? व्हाट आर द प्राइमरी डाटाज? प्राइमरी डाटा वो होता है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट करके प्राप्त किया जाता है. तो इसको फर्स्ट हैंड डाटा भी कहा जाता है. और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो ऑलरेडी उसको किया हुआ होता है, ऑलरेडी उसका रिसर्च किया होता है, तो इसलिए उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं. तो प्राइमरी डाटा में हमने पढ़ा कि वो डाटा जो पहली बार जिसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, खासकर इन्वेस्टिगेटर खुद उसका इन्वेस्टिगेट करता है, और जो ओरिजिन होता है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वहाँ पे जा कर के उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है. इसलिए वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड डाटा होता है. और जो दूसरा है सेकेंडरी डाटा, वो फर्स्ट हैंड डाटा नहीं होता है. ऑलरेडी ये डाटा कहीं ना कहीं से मतलब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया होता है और उसको यूज़ में लिया जाता है. एग्जाम्पल ले सकते हो आप. एग्जाम्पल में अगर मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और सभी के फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है, तो अगर आप एक एक स्टूडेंट से जा कर के पूछेंगे और उनका डाटा कलेक्ट करेंगे तो ये होगा प्राइमरी डाटा. लेकिन जब कोई इसी को आपसे पूछ लिया कि बताओ उस क्लास में जितने बच्चे हैं उनके सब फेवरेट सेलिब्रिटीज़ कौन है, तो आपने वो लिस्ट उसको दे दी जो आपने कलेक्ट किया था, तो वो उनके लिए सेकेंडरी डाटा होगा. यही प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में ही फ़र्क होता है. अब प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. अब पढ़ेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा. कैसे कलेक्ट करते हैं? इसको 4 मेथड होते हैं. एक डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एक लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और फोर्थ है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स. तो इन 4 माध्यमों से हम लोग डाटास को कलेक्ट करते हैं. ये मेथड्स है इसका. इसके पहले हमने देखा कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फ़र्क होता है. तो पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टिंग ऑफ डाटा में पहला मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इस मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्ट खुद डाटास को कलेक्ट करता है. जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, उस जगह पे जाना और उस जगह से जा करके डाटा को कलेक्ट करना डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है. इसमें ये कहाँ सुटेबल होता है? DPI, जिसको हम शॉर्ट में करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ये सुटेबिलिटी इसकी होती है कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड. अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा है तो वहाँ पे ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल है. क्यों है? क्योंकि अगर बड़ा एरिया होगा तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर के लिए जाना और एक जगह जाके डाटा को कलेक्ट करना मुश्किल होता है. दूसरा है कि इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी केप्ट सेक्रेट. ये मेथड तब ज़्यादा यूज़ में लेते हैं जब जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखना होता है, किसी को पता न चले कि ये ऐसा कुछ रिसर्च, ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है
और उस इन्वेस्टिगेशन को लोगों से सीक्रेट रखने के लिए ये DPI मेथड का यूज़ किया जाता है। और है ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो पर्सनल DPI मेथड जो है ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके मेरिट्स में है कि ये ओरिजिनलिटी होती है, क्योंकि खुद इन्वेस्टिगेटर जाके डाटा कलेक्ट करता है, अपने हिसाब से एक एक एग्जामिन करता है और फिर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, इसलिए इसमें ओरिजिनलिटी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी भी होती है। ओरिजिनलिटी भी होती है, एक्यूरेसी की लेवल भी ज़्यादा होता है, फिर यूनिफॉर्मिटी होती है। अगर एक ही व्यक्ति हर उस काम को कर रहा है जो उससे रिलेटेड है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता, समानता बनी रहती है। और नेक्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी इसलिए होता है, इस सेंस में होता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर चाहता है तो अपने अनुसार उसको इंफॉर्मेशन को एडजस्ट कर सकता है, इसलिए फ्लैक्सिबल भी माना जाता है। डिमेरिट्स है कि नॉट गुड फॉर वाइड एरिया। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ के लिए बड़ा मुश्किल है। और पर्सनल बायस, यस, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनल बायस उसका हो सकता है, वो पक्षपात भी किसी से कर सकता है। एंड एक्सपेंसेस, और जो ये डिमेरिट है इसमें आप कह सकते हो कि ये एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि एक एक व्यक्ति से जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है और सब जगह जाने पे उसका जो कॉस्ट है बढ़ जाता है। तो ये था फर्स्ट मेथड, जिसमें कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते थे, जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद ही डाटा को कलेक्ट करता है ओरिजिन पे जाके। सेकंड था IOI, शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पर्सनली इन्वेस्टिगेटर के लिए जाना मुश्किल होता है, तो ऐसे जगहों पे क्या किया जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति से हमें डाटा कलेक्ट करना है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे केस में उन व्यक्ति से संपर्क किया जाता है जो वो व्यक्ति नहीं है जिनसे हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उसको जानने वाला या उसके क्लोज रिलेशन में कोई हो। ऐसा होता है, उसका फ्रेंड्स हो सकता है, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उसके नेबर हो सकते हैं। सपोज करिए कि आपके यहाँ सर्वे करने के लिए कोई आया और आप घर में नहीं हो, आपके घर में ताला लगा है, तो अगल बगल के लोगों से उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो ये है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें डायरेक्ट जिससे पूछना है उससे नहीं पूछ पाते, उसके अगल बगल के लोगों से, उसके फ्रेंड से, उसको जानने वाले से, या जो उसके टच में हो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। और ये कहाँ सुटेबल है? ये सुटेबल है कि जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, बड़ा एरिया हो, ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, आप जो उससे रिलेटेड लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो बड़े एरिया में एप्लीकेबल है। डायरेक्ट कांटेक्ट अगर ज़रूरी नहीं है तब भी ये सुटेबल है कि अगर इन्फॉर्मेंट से जो जिनके बारे में हमें डाटा चाहिए उनसे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट का होना ज़रूरी अगर ना हो तब ये मेथड भी सुटेबल है। एंड एक और हो सकता है कि जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो व्यक्ति अगर बायस्ड है, अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो अगर इस तरह का हमें चांसेस समझ में आते हैं तो हम उससे डायरेक्ट ना पूछ के किसी और से उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे केस में ये सुटेबल है। मेरिट्स है कि वाइड कवरेज, बड़े एरिया में ये कवर किया जा सकता है इस मेथड के द्वारा। इकोनॉमिकल है क्योंकि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उन लोगों से कांटेक्ट करना होता है जो इन्फॉर्मेंट्स के आसपास के लोग होते हैं, जो उससे टच वाले लोग होते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन, जो डाटा कलेक्ट होगा इसमें हम एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ले सकते हैं, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के उनसे राय भी ले सकते हैं। एंड अनबायस्ड, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे चाहिए उससे नहीं, तो इसमें बायस्ड होने का खतरा कम है। और डिमेरिट्स है कि लेस एक्यूरेट है, कोई थर्ड पर्सन किसी और के बारे में बता रहा है तो एक्यूरेसी के चांसेस जो है वो कम हो जाता है। बायस्ड भी हो सकता है कि अगर वो थर्ड पर्सन ने जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर इन केस अगर वो बायस्ड है तो उसमें वो फेरबदल डाटा हमें बताने में कर सकता है। एंड डाउटफुल कंक्लूजन, अगर सारे
सारे जो डाटास हैं वो सही नहीं हुए तो कंक्लूजन भी डाउटफुल हो सकता है। इसके बाद हमारा थर्ड है लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पोंडेंट्स। तो नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पोंडेंट्स। तो वो इंफॉर्मेशन जो लोकल सोर्सेस से मिलता है या कॉरेस्पोंडेंट से मिलता है। कई बार क्या होता है कि जो एजेंसीज होती हैं उसके लोकल सोर्सेस होते हैं या उसके कॉरेस्पोंडेंट्स होते हैं। जैसे आप मीडिया हाउस में देखे हो, जो मीडिया वाले होते हैं, सपोज आपने कोई टीवी चैनल देखा आज तक या एबीपी न्यूज़ कुछ भी, उसके आप देखते हो कि कहीं रिपोर्टिंग जो होती है वो बड़े दूर दराज से लोग करते हैं। कोई जबलपुर में है, कोई सतना से करता है, कोई नागपुर से करता है, कोई कहीं से करता है। तो इस तरह से वो लोग जो होते हैं वो चैनल वालों के लिए वो लोकल सोर्सेस होते हैं या वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जिनको उन्होंने चैनल्स ने या मीडिया हाउस वालों ने उनको वहाँ पे डिप्यूट करके रखा हुआ है, जिससे वो उनको जो न्यूज़ हैं जो देते रहते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें सूटेबिलिटी क्या है कि इंफॉर्मेशन इज नीडेड ऑन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस बेसिस। ये मेथड तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब हमको इंफॉर्मेशन रेगुलर और कंटिन्यूअस बेसिस पे चाहिए होता है। ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं मीडिया वालों के, ये लगातार हमेशा हमेशा के लिए न्यूज़ देते हैं, तो इसलिए इनका कंटिन्यूटी बनी रहती है और ये मेथड तभी ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो एक न्यूज़ के लिए या एक डाटा कलेक्शन के लिए वहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंट्स है और फिर उसके बाद उसको वहाँ से वापस आना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा खर्च पड़ता है। दूसरा है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वाइड इनफ। इस मेथड में एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी बड़ा होता है और बड़ा एरिया होगा तो ये मेथड ज़्यादा सुटेबल है। एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। ये भी ज़रूरी है कि जो एक्यूरेसी है, जो करेक्टनेस है डाटा की, बहुत बड़े लेवल पे उसकी ज़रूरत नहीं होती। मेरिट्स है इकोनॉमिकल, कम पैसे खर्च होते हैं, वाइड कवरेज, बड़ा एरिया को कवर करता है, और कंटिन्यूटी है, ये होता चलता है लगातार। डिमेरिट्स है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी की कमी होती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशंस आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स लेते हैं तो हो सकता है कि वो उतना करेक्ट ना हो, उतना ओरिजिनल ना हो। यूनिफॉर्मिटी, कई सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, इसलिए यूनिफॉर्मिटी के चांसेस भी कई बार कम हो जाता है। बायस्ड हो सकता है, अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट्स बायस्ड है, लोकल जो सोर्स है, अगर वो उसका जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर उसे किसी तरह से किसी का पक्षपात करना है तो वो कर सकता है। एक्यूरेसी भी लेस होती है, कम होती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल्स। क्वेश्चनेयर होता क्या है? क्वेश्चनेयर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चंस खूब सारे होते हैं, उसका एक सेट होता है और ये दो तरह से लोगों के पास उनके फीडबैक के लिए, उनके आंसर्स के लिए भेजा जाता है। एक मेल के थ्रू मेल कर दिया, आपके मेल में आ गया, बहुत सारे लोगों का ईमेल कलेक्ट कर दिया, ईमेल नंबर, और उसमें एक क्वेश्चन का सेट मेल कर दिया सभी के पास, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इसको फिल करें और फिल करके वापस इसको भेज दें, वापस मेल कर दें। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि क्वेश्चनेयर जो इनमरेटर्स होते हैं, जो इनमरेटर्स वो लोग होते हैं जिनको जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपॉइंट करता है, वो ट्रेंड लोग होते हैं। वो ट्रेंड इस क्षेत्र में होते हैं कि जिनसे डाटा कलेक्शन करना है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, उनके पास हो जाएंगे, उनसे उस क्वेश्चनेयर को फिल करवाएंगे, फिल करने में उनकी मदद करेंगे और जो सही समय पे उस क्वेश्चनेयर को वापस भेज देंगे जो इन्वेस्टिगेटर है उसके पास। तो दो तरह से होता है, एक इनमरेटर्स के द्वारा और एक मेल के द्वारा। इसमें और क्या होता है, इसमें सुटेबिलिटी उस एरिया में है जब एरिया बहुत वाइड हो और इन्फॉर्मेंट्स आर वेल एजुकेटेड। जिनको हम मेल करेंगे, अगर वो उसको मेल के बारे में जानते हैं, अगर मेल को पढ़ते हैं तो उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर उनके बारे में, मेल के बारे में
आंसर्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो इस काम को नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है। एंड ये भी ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेंट्स मे बी रेडी टू फिलिंग क्वेश्चनियर एंड मेल इट बैक इन टाइम। जिसके पास हमने मेल किया वो इस बात के लिए तैयार हो कि उसको फिल करेगा और उसको सही समय पे वापस भेजेगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के जो मेल आते हैं लोग उसको स्किप कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। तो ये चीज़ें उससे ज़रूरी होती हैं। मेरिट्स है, ये इकोनॉमिकल है, मेल करने में ज़्यादा पैसा कुछ तो लगता नहीं, तो मेल इकोनॉमिकल है, सस्ता है, ओरिजिनल और रियलेबल है। ओरिजिनल भी है, रियलेबल भी है। कैसे है? ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि ये वही व्यक्ति इसको फिल करता है जो इससे रिलेटेड होता है। रियलेबल इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति जो इसको फिल कर रहा है वो खुद कर रहा है, तो ओरिजिनल होता है उसका दिया हुआ इंफॉर्मेशन, इसलिए ये रिलायबल भी है। वाइड कवरेज, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। डिमेरिट्स है, लिमिटेड यूज़ कम होता है। अभी भी इंडिया जैसे देशों में इस वाला जो मेलिंग वाला सिस्टम है उसका यूज़ हर जगह नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं। इस तरह की चीज़ों पे लोगों का रुझान नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। बायस्ड इंफॉर्मेशन, कई बार लोग गलत इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। एंड लेस एक्यूरेट, जब इंफॉर्मेशन गलत होता है तो ये भी एक्यूरेट कम होता है। थैंक यू, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।